जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम डेट है 12 जून, 12th ऑफ जून। लगभग आप इसमें बात करें तो 1.5 महीना के आसपास लगभग टाइम बचा हुआ है आज से। तो यू हैव टू बी वेरी क्विक और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं ताकि आपका सिलेक्शन चांसेस जो है वो प्री में बढ़ जाए। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कंट्रीज दी गई है, कैपिटल दी गई है, आपको मैच लगाना है। मैंने ऑप्शंस नहीं डाले हैं जानबूझ के क्योंकि फिर क्वेश्चन छोटा हो जाता है थोड़ा सा विजिबिलिटी में, तो हम आराम से मैच लगा सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए कंट्री है अल्बानिया, तो अल्बानिया की जो कैपिटल है दैट इज़ तिराने। ठीक है, अल्बानिया कैपिटल है तिराने। लुथानिया लुथानी सॉरी लिथुनिया, लिथुनिया की कैपिटल है आपकी लिथुनिया की कैपिटल है आपकी विलिनियस, विलिनियस। ठीक है, ऑप्शन सी इज द थर्ड वन। ठीक है, और फिर है माली, माली की कैपिटल है बुमाको, बोमाको। ठीक है, और जो सी ऑप्शन है लिंचेस्टिन, इसकी कैपिटल है वदूज। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैच बनेगा आपका करेक्टली, तो मैच होना चाहिए आपका ए के साथ जाएगा फर्स्ट, बी के साथ जाएगा आपका थर्ड, सी के साथ आपका सेकंड और डी के साथ फोर्थ। तो कॉम्बिनेशन रहेगा 1 3 2 4। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट एल्बेडो। हाईएस्ट एल्बेडो कौन सा है यहाँ पर। ठीक है, तो जो हाईएस्ट एल्बेडो है वो कहा जाता है क्रायोस्फेयर को। ठीक है, क्रायोस्फेयर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखिए क्रायोस्फेयर जो है कंसिस्ट करता है अर्थ सरफेस जहाँ पर वाटर जो है अवेलेबल होता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, क्रायोस्फीयर वो पार्ट है अर्थ सरफेस का जहाँ पर वाटर जो है अवेलेबल होता है इन द सॉलिड फॉर्म। अब सॉलिड फॉर्म में वाटर कहाँ अवेलेबल होगा, जो आपके पोल्स वाले एरियाज है। ठीक है, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले जो एरियाज हैं वहाँ पर ही भाई वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होगा। ठीक है, जिसे कहते हैं आप जैसे आपका सी आइस, सी आइस है या आइसी लेक, लेक आइस है। ठीक है, इस तरीके से, या रिवर आइस है। बेसिकली ग्लेशियर या शीट्स, आई शीट्स आपको देखने को मिलती हैं, जो बड़ी बड़ी चट्टानें, या आपका जो होता है ना कि आई शीट्स आपकी बड़ी हुई है, वहाँ पर लोग इग्लू बना के रहते हैं। आपने बचपन में पढ़ा था कि इग्नू जैसा कुछ चीज़ होती है जहाँ पर एक चौपड़ा सा हट जैसा होता है वाइट कलर का, है ना, तो ये वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो एज स्नो इज स्नो हाई होगा तो एल्बेडो होगा वहाँ पर, तो क्रायोस्फेयर हैज़ द हाईएस्ट एल्बेडो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉरी विद रेफरेंस टू द इंडियन ओशन नेवल सिंपोशियम, सिंपोशियम जिसे आयोन्स के नाम से जानते हैं हम शॉर्ट में, आयोन्स, इंडियन ओशन नेवल सिंपोशियम, इसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको इसमें से बताना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, देखिए स्टेटमेंट्स तो यहाँ है, क्वेश्चन आपका यहाँ है। ठीक है, तो पूरा आपको पढ़ना है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आसान रहेगा, गलत होने के चांसेस नहीं आते। ठीक है, कई बार देखो क्वेश्चन यहाँ पर इतना है, फिर आप ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ते यहाँ पर क्या पूछा गया है, अब यहीं से पढ़ना चालू कर देते हैं, आपको लगता है कि जो सही है वो पूछा होगा, है ना। तो यहाँ पर पूछा है नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है ना। तो देखिए जो आयोन्स है या इंडियन नेवल, इंडियन ओशन नेवल सिंपोनियम है, सॉरी सिंपोजियम है। ठीक है, सिंपोजियम एक वॉलेंट्री या इंक्लूसिव इनिशिएटिव है जो ब्रिंक मतलब लाता है क्या, एक साथ नेवीज, नेवीज लगाता है किसकी, इंडियन ओशन रीजन की। ठीक है, जैसे इंडियन ओशन रीजन को हम शॉर्ट में कहते हैं IOR, इंडियन ओशन रीजन की जितनी नेवीज है उनको एक साथ लाता है। ठीक है, मतलब इंडियन ओशन नेवीज में मतलब श्रीलंका की नेवी भी आ गई आपकी, पाकिस्तान भी आ गई आपका, ये जो है आपका मेडागास्कर आपका, और ये सो जो है मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ कर भी की कई सारी जो नेवीज़ है, बांग्लादेश की नेवी है, ये सारी जो नेवीज़ हैं आपकी ये आ जाती हैं इसके अंदर। तो इनका एक कोऑपरेटिव आपका ग्रुप है बेसिकली, मतलब जिसके अंदर जो वॉलंटरी पार्टिसिपेट करते हैं कोस्टल स्टेट्स, जो इसके अंदर है कोस्टल स्टेट्स, इन द कोस्टल स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं अगर जो, तो कोस्टल स्टेट मतलब वो राज्य, राज्य इन द सेंस की वो देश जिनके पास ओशनिक बाउंड्रीज हैं, वो लोग यहाँ पर इंक्रीज मैरिटाइम कॉरपोरेशन और इन्हेंस करते हैं अपने रीजनल सिक्योरिटीज़ को, जो उनकी
रीजनल सिक्योरिटी, मतलब जो उनका बाउंड्री है वहाँ पर सिक्योरिटी को, ठीक है, और सिक्योरिटी को इन्हेंस करते हैं, मतलब एक बेहतरीन बनाते हैं, अच्छा करते हैं, और मैरीटाइम कोऑपरेशन करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है डेवलप किया गया है, ये डेवलप हुई है बेसिकली एक रिस्पांस मैकेनिज्म की तरह, इफेक्टिव रिस्पांस मैकेनिज्म की तरह डेवलप हुई है, जिसके अंदर जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट दिया जाएगा या डिजास्टर रिलीफ दिया जाएगा, जिसे कहा जाता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, HADR, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। ये कब दिया जाएगा? जब कोई नेचुरल डिजास्टर, भाई कोई बाढ़ या सुनामी को ऐसा आ जाता है, तो उस टाइम पर ये सारी नेवीज या ये बेसिकली जो ग्रुप है, वॉलेंट्री ग्रुप, ये एक दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है ना। किसी देखिए देश के अंदर सुनामी आ गई, तो उससे निकलने के लिए, उससे प्रभावित लोगों को मदद के लिए ये सब लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट है, इट डील्स विद द ओनली नेवल कॉर्पोरेशन और एंटी पायरेसी ऑपरेशन। बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी सही है, नेवी की है भाई, ओशन में नेवी काम करेगी ना, कोई और तो काम करेगा नहीं, नेवल कॉर्पोरेशन है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट है यहाँ देखिए, अब यहाँ पर इसको साफ कर लेते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अब दूसरी बात करते हैं हम कि जो आयोन्स हैं, दिस आयोन्स, हम इसे शॉर्ट में बोल रहे हैं आयोन्स, ठीक। आयोन्स जो है ये इसके अंदर कौन कौन है? इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, यूएई है, इंडिया यूएई है इसके अंदर, साउथ अफ्रीका है इसके अंदर पार्टिसिपेट, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो कि सबसे पहले इसके अंदर इंडिया ही था 2008 और 10 के बीच में, फिर यूएई आया, फिर बाद में साउथ अफ्रीका आया, फिर ऑस्ट्रेलिया ऐड ऑन हुआ, देन बांग्लादेश ऐड हुआ इसके अंदर, बांग्लादेश, देन ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ठीक है, ईरान जो है 1821 के आसपास, मतलब 18 से 21 के आसपास ऐड हुआ। फिर फ्रांस जो है इसके अंदर देखिए, ये लोग क्या है, चेयरमैनशिप करी इन लोगों ने, मतलब सबसे पहले भारत ने करी 2-3 साल, फिर यूएई, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ईरान। इसके बाद जो 21 के अंदर जो चेयरमैनशिप करी गई, 2021 जो पिछले साल गया आपका, उसके अंदर जो इसकी चेयरमैनशिप करी वो किसने करी? फ्रांस ने, ठीक है, 2 साल के लिए इसकी जो चेयरमैनशिप करेगा। तो देखिए इसमें दिया गया है फ्रांस, ओमान, मालदीव्स आर द मेंबर ऑफ, देखिए ये मेंबर्स नहीं है, मेंबर्स ये वाले हैं। भाई चेयरमैनशिप कौन करता है? भाई उसके जो मेंबर्स होंगे भाई उनमें से कोई ना कोई चेयरमैनशिप करेगा, तो इनमें से ओमान और मालदीव और म्यांमार तो मेंबर ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो पहली स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है। देखिए कौन कौन सा हो गया, सेकंड गलत है, तो ये हो सकती है, फर्स्ट के साथ हम जा सकते हैं, ये नहीं होगा आपका, सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका कैंसिल आउट हो जाता है कंप्लीटली, जहाँ जहाँ 2 होगा वो तो ऑप्शन आपका कट गया। थर्ड की हम बात कर लेते हैं, तो प्रेजेंटली द चेयरमैनशिप ऑफ आयोन इज हेल्डेड बाय द साउथ अफ्रीका, ठीक है, प्रेजेंटली की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंटली जो है, अगर जो हम बात करें यहाँ पर, जस्ट मिनट, प्रेजेंटली अगर जो हम देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन देखिए, इसलिए लिखा हुआ है कि प्रेजेंटली द चेयरमैनशिप ऑफ आयोन्स आर हेल्ड बाय द साउथ अफ्रीका। जब साउथ अफ्रीका ने एक्चुअली जब ये किया था, इसकी अध्यक्षता जब की थी, तो वो टाइम था आपका आई थिंक 2012 से 2014 तक, ठीक है, ये 3 सालों के लिए इन्होंने किया था। तो उसके बाद तो अभी इसका नंबर आया नहीं है ना, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली पुराना है, जब जिस टाइम पर ये पेपर आया हुआ था, जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है, तो ये पुराना क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये साउथ अफ्रीका बनता है, ठीक, उस टाइम पर जब आया था। बट अगर जो हम एट प्रेजेंट की बात करें, तो एट प्रेजेंट में तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है एट प्रेजेंट कंडीशन में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर फ्रांस का नाम होता तो आप सही जा सकते थे, बट यहाँ पर नहीं है ना, तो प्रेजेंटली नहीं है। साउथ अफ्रीका का जो अध्यक्षता है वो 2012 के आसपास की गई थी साउथ अफ्रीका ने, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग तो ओके, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट रिलेवेंट विद दिस प्रेजेंट सिनेरियो, ठीक है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट ओनली वन स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following island or island group has or have more probability of volcanic eruption? भाई देखिए, भारत के पास 2 ही आइलैंड ग्रुप्स हैं, एक लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है और दूसरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स है। तो इनमें से एक कौन से आइलैंड ग्रुप के पास में जो वॉल्केनिक इरप्शन होने के चांसेस हैं, मतलब किसके पास बेसिकली एक्टिव वॉल्केनो है? इंडिया के पास जो आइलैंड है, इनमें से किस आइलैंड के पास में जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो होने के चांसेस है, ठीक है। ये एक्टिव वॉल्केनोज कौन से हैं? यहाँ पर इंडिया में सिर्फ एक एक्टिव वॉल्केनो है, जो कि आपका कहाँ पर देखने को मिलता है, दैट इज इन बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड में आपको देखने को मिलता है क्या? एक्टिव
वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो आपको देखने को मिलता है बैरन आइलैंड के अंदर, ठीक है। और बैरन आइलैंड आपका सिचुएटेड है कहाँ पर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के अंदर ये सिचुएटेड है, और ये माना जाता है कि भाई जो है ये एलिवेटेड पोर्शन है सबमरीन माउंटेन्स की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, बैरन आइलैंड। अब अगर जो हम बात करें बैरन आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक क्वाइट एक्टिव है टेक्टोनिकली, बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट है, तो भाई जाहिर सी बात है आइलैंड से, तो देखिए आइलैंड में कोई ऐसा तो है नहीं कि लैंड एरिया था, टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से वो आइलैंड्स बन के वहाँ पर थोड़ा सा उभार आ गया सी ओशन के अंदर, ठीक है। तो ये आपका बर्मा के पास, अगर जो इसके सबसे पास वाला जो एक कंट्री की बात करें तो बर्मा यहाँ पर सबसे नज़दीक देखने को मिलता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स का जो, और यूरोशियन प्लेट्स जो इंडोनेशिया से आती हैं, इनके बीच का जो मिक्सचर है उसकी वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और लक्षद्वीप को जो आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर जो एक मालाबार कोस्ट देखने को मिलता है, कहाँ पर, केरला के अंदर, ठीक है। मालाबार कोस्ट केरला के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर भी एक स्मॉल कोरल आइलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न घाट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। देखिए सबसे पहले आप ये पढ़िए, परत के इसके बारे में पूछ दिया गया है, वेस्टर्न घाट्स के बारे में दिया गया है। देन सबसे नीचे आ जाइए बीच में कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट नहीं, करेक्ट पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए पहली स्टेटमेंट की बात करें, इट इज़ द हायर देन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है वो हायर होते हैं ईस्टर्न घाट्स के। देखिए ये आपका साउथर्न पेनिसुलर इंडिया, साउथ इंडिया है, दीज आर द वेस्टर्न घाट्स, दैट्स ईस्टर्न घाट्स। ईजी और डब्ल्यू हमने लिख दिया है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चलिए पहले इनके बारे में जान लेते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स जो है और ईस्टर्न घाट्स जो है ये एक मार्क करते हैं एज ऑफ डेक्कन प्लेटू। देखिए यहाँ पर क्या ना, डेक्कन प्लेटू आपको देखने को मिलता है यहाँ पर इस पूरे एरिया के अंदर, महाराष्ट्र आपका, तमिलनाडु, कर्नाटक का एरिया जो है, यहाँ पर एक डेक्कन प्लेटू देखने को मिलता है। इसके एज पे ये दोनों मार्क करते हैं, मतलब ये प्लेटू है, यहाँ पर आपका ये घाट है, और दिस इज ईस्टर्न घाट। इस तरीके से आपको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है, एज पर देखने को मिलते हैं, ठीक। तो वेस्टर्न मार्क्स है द एज ऑफ द वेस्टर्न डेक्कन प्लेटू, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट आपको सही हो जाती है, ठीक है, इस पॉइंट से। फिर हम बात करें कि वेस्टर्न घाट्स जो है यहाँ पर ये क्या है, वेस्टर्न घाट जो है आर द कॉन्टिन्यूस घाट्स, ठीक है, कॉन्टिन्यूस घाट्स होते हैं, ठीक है। और कैन क्रो मतलब ये यहाँ से शुरू होते हैं, मतलब गोवा कोंकण के इलाके से शुरू होते हुए महाराष्ट्र ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ये पूरा केरला तक एक कंटिन्यूटी के साथ में चलते हैं, ठीक है। और वेस्टर्न घाट्स जो है वो हायर होते हैं देन ईस्टर्न घाट्स, मतलब यहाँ की जो हाइट होती है वेस्टर्न घाट्स के जो माउंटेन्स हैं उनकी हाइट जो है, ठीक है, वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा होती है बेसिकली एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब एवरेज एलिवेशन की हम बात करें तो यहाँ पर जो एवरेज एलिवेशन है वो लगभग 900 से लेके 1600 मीटर की हाइट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और ईस्टर्न घाट में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 600 मीटर की हाइट जो है वो आपको देखने को मिलती है। दीज आर नॉट कॉन्टिन्यूस, दे आर डिसकॉन्टिन्यूस और इरेगुलर इन शेप, मतलब कुछ दूरी तक है, फिर प्लेन एरिया आ जाता है, फिर दोबारा से स्टार्ट होते हैं। तो इस तरीके से इरेगुलरिटीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट स्टेटमेंट थी हायर, वेस्टर्न घाट्स आपके हायर होते हैं ईस्टर्न घाट से, बिल्कुल आपको पता लग गया ना, वेस्टर्न घाट हायर होते हैं ईस्टर्न घाट से। तो सेकंड स्टेटमेंट भी, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पर क्या हो जाती है, सही हो जाती है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड आपका सही हो गया, फर्स्ट और थर्ड ये वाला तो ऑप्शन बन गया भाई, दो ही ऑप्शन पूछे, थर्ड सेकंड से तो मतलब ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर तो हमें मिल गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बट हम थर्ड जो सेकंड ऑप्शन है उसे भी पढ़ लेते हैं। हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ। देखिए साउथ टू द नॉर्थ मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसे चेंज करते हैं कलर, रेड कलर लेते हैं। साउथ टू द मतलब हम यहाँ से चल रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तब इसकी जो हाइट है वो प्रोग्रेसिवली क्या हो रही है, बढ़ रही है, ऐसा इसे कह रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, बट यहाँ पर रिवर्स होता है, हाइट साउथ टू नॉर्थ नहीं, नॉर्थ टू साउथ, मतलब जब हम उत्तर से महाराष्ट्र से होते हुए अपना केरला की तरफ आते हैं, रिवर्स ऑर्डर साउथ की तरफ में, तब जो हाइट है वो प्रोग्रेसिवली आपको बढ़ती हुई देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है वो आपका एक पॉइंट है जिसका नाम है अन्ना मुडाई, ठीक है, अन्ना मुडाई, ठीक है। अन्ना मुडाई जो पीक है यहाँ पर वो है 2695
मीटर की जो हाइट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और एक और हाईएस्ट पीक है यहाँ पर, जिसे कहते हैं दोदा बेटा। तो दोदा बेटा, ठीक है, दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पीक, अन्नामलाई जो हिल्स है वहाँ पर, ठीक है। इसकी जो हाइट है 2637 मीटर की है, ठीक है। तो ये दो पीक है यहाँ पर, 2695 और 2637, दोदा बेटा और अन्नामुलाई जो हाईएस्ट पीक है यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ये पूछा गया है भाई। तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो है आपका कौन सा, ग्रीन आइलैंड, ठीक है। तो देखिए ग्रीन आइलैंड का है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ग्रीन आइलैंड सबसे बड़ा है। और अगर जो हम बात करें टॉप 10 बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो देखिए ग्रीन आइलैंड तो सबसे पहला हो गया। ग्रीन आइलैंड के बाद आता है आपका न्यू गुआना, न्यू गुआना, ठीक है, सेकंड नंबर पे ये। थर्ड पे आता है आपका बोर्नको। फोर्थ है आपका मेडागास्कर, मेडागास्कर। फिफ्थ है आपका बफिन आइलैंड, ठीक है। सिक्स्थ है आपका सुमात्रा, सुमात्रा आइलैंड्स जो है आपकी। सेवेंथ है आपका होन्शू, होन्शू आइलैंड्स। एट्थ विक्टोरिया आइलैंड, ठीक है। नाइन्थ है आपका ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन इज ऑल्सो एन आइलैंड। टेंथ है आपका सॉरी एलेंसमेयर आइलैंड, ठीक है, एलेंसमेयर आइलैंड। तो ये टॉप 10 आइलैंड्स हैं जो दुनिया में सबसे बड़े आइलैंड्स हैं, ठीक है। जो मतलब एक बड़े आइलैंड देश भी हो सकता है कि ऐसा नहीं कि भाई छोटा सा, जैसे इंडिया के पास लक्षद्वीप और अंडमान है, इस टाइप के आइलैंड होंगे। आइलैंड एक कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, ठीक है, जैसे आपका ग्रीनलैंड है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली बिकेम इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड, भारत का सबसे पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड कौन सा है, ये पूछा गया है। दैट इज द यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है कीवी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कीवी को मतलब अगर जो हम बात करें नवंबर 2021 की, 2021 नवंबर के अंदर जो है इंडिया को मिला एक पहला अपना सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कीवी, जो कि मिला है कहाँ से, जीरो वैली फार्म से। दैट इज फ्रॉम द जीरो वैली फार्म, जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ने मिला है। और ये लॉन्च किया गया था मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, जो आदि महोत्सव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कीवी, ठीक है। और ये आयोजित किया गया था बेसिकली, जो ये फेस्टिवल है, देखिए फेस्टिवल का नाम था मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, ठीक है। ये फेस्टिवल या फिर इसे आदि फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, आदि महोत्सव, नॉट फेस्टिवल, महोत्सव, महोत्सव, ठीक है। आदि महोत्सव ये आयोजित किया गया दिल्ली हाट, जो दिल्ली हाट आईएनए के पास है, दिल्ली के अंदर आईएनए, ठीक है, वहाँ पर आयोजित किया गया ये न्यू दिल्ली में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश पहली स्टेट बनी जिसने ये ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कीवी फ्रूट जो है वो बना, मतलब उसको मान्यता मिली उसको, ठीक है। अब ये किस मिशन के तहत मिली, ये एक मिशन है, एक इंपॉर्टेंट मिशन है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो उस मिशन का नाम है MOVCDNER, ठीक है, इस नाम से आप ध्यान रखिएगा, MOVCD। ये होता है ऑर्गेनिक वैल्यू चेन, ऑर्गेनिक सर, ठीक है। ये आपका है हो गया मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। ये एक सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो लॉन्च की गई थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। जो आपकी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है उनके डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन की तरफ ये एक कदम है ना, कि भाई हम अपना सेल्फ रिलायंट करें, अपने हमारे जो खुद के प्रोडक्ट्स हैं उनको ब्रांडिंग करें, उसको नेशनली इंपॉर्टेंस दिलवाएं, उसको ग्रो कराएं, और साथ में हम उसे इंटरनेशनली मार्केट करें, ताकि हमारी जो कंट्री की डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके, ठीक है। तमे संद्रा पुरलेना मैशन, ठीक है, ये जो नाम है थोड़ा सा अजीब सा नाम प्रोनाउंस होने में लग रहा है, बट ही इज़ द पर्सन। ये किस देश के जो है नए प्रेसिडेंट बने हैं, ये प्रेसिडेंट बने हैं बारबुडास के, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, बारबुडास के ये प्रेसिडेंट बने हैं। बारबुडा वर्ल्ड दुनिया की सबसे न्यूएस्ट रिपब्लिक है, बारबुडा को आज़ाद हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, ठीक है, मतलब 400 साल बाद
ब्रिटिश कॉलोनी से ये आज़ाद हुई थी कि ब्रिटिश का ही रास्ता हर तरफ, हमें लगभग 75 साल होने वाले हैं, हो गए हैं लगभग, है ना। बरमुडा को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये आई थिंक 1966 के अंदर, 1966 के अंदर ये ब्रिटिश कॉलोनी से आज़ाद हुआ, और ये दुनिया का सबसे लेटेस्ट वो है, रिपब्लिक है, ठीक है। लेटेस्ट मतलब न्यूएस्ट रिपब्लिक आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो वहाँ के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो डामे सेंड्रा प्रूनेला मैशन, ठीक है, मिस्टर मैशन बने हैं यहाँ के नए प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बर्मुडास, बर्मुडास सॉरी नॉट बर्मुडा, बर्मुडास। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स है, ठीक है। अब देखिए, दून्स आर द टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। देखिए लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जो होती है वो कहाँ होती है, ये लाई करती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज की बात करें अगर स्पेसिफिकली, तो ये आपकी लेसर हिमालयाज, जो लेसर हिमालय का जो एरिया है, हिमालयाज का एरिया, लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स, शिवालिक्स का जो रेंज है, इसके बीच में ये लाई करती हैं। और देखिए लेसर हिमालय और ये शिवालिक रेंज, इसके बीच का जो एरिया है इसे कहते हैं दून, ठीक है, दून, ठीक। जैसे आपने नाम सुना होगा देहरादून, देहरादून वो भी इसी एरिया में लाई करता है। और एक है कोटली दून, कोटली दून, और एक है पटली दून, पटली दून, ठीक है। ये इस तरीके के कुछ स्पेसिफिक नाम है जिसके नाम के साथ में दून लगा हुआ है ना, तो इस तरीके के एरिया को कहा जाता है दून, ठीक। अब यहाँ पूछा गया है कि इज अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वैली, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन तो आपकी यहाँ पर सही होती है, ठीक है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू, राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड स्टेटमेंट, दून्स आर लोकेटेड बिटवीन हिमाद्री एंड लेसर हिमालय, नहीं नहीं नहीं, देखिए अभी हमने बात करी ना, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में होता है, नॉट इन हिमाद्रीज के बीच में, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, क्लियर। अब देखिए जो नॉर्थन मोस्ट रेंज होती है, मतलब जिसे आप ग्रेट हिमालयाज कहते हैं या इनर हिमालयाज कहते हैं, जिन्हें हिमाद्री कहते हैं, ठीक है, ये कंटिन्यूस रेंज है जो एक सोफिस्टिकेटेड पीक, मतलब 6000 मीटर की हाइट की जो ऊंचाई की पीक जो है आपको एक लंबी श्रृंखला देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड हिमाद्री। ये सबसे ऊंची पार्ट है या आउटर हिमालय का जो एरिया है ये, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ओके, मैच में है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट दिया हुआ है, लोकेशन दिया हुआ है, और उसको आपको बताना कौन सा किसके साथ में करेक्टली मैच है या नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैच में ABCD नहीं है, सिंपली आप बताना है पहला इसके साथ है कि नहीं है, इसका इसका है कि नहीं है, क्या क्या सीन है यहाँ पर, ठीक है। तो आई थिंक शायद कुछ गड़बड़ हो गया है, बट कोई बात नहीं, हम ऑप्शन नहीं देखेंगे, बट हम इसे मैच कर लेंगे, ठीक है। इसे आप सिंप्लीफाई करना चाहें, चलिए पहले देख लेते हैं। तारापुर जो है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है, तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पर महाराष्ट्र मिशिंग है ना, तो दैट इज आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, तो आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं यहाँ पे, है ना, दैट इज इन महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र में है। रावत भाटा, रावत भाटा कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। रावत भाटा एक जगह है राजस्थान के अंदर, रावत भाटा पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, दैट इज इन राजस्थान। ये आपका करेक्टली मैच्ड है, सेकंड ऑप्शन। कायगा, कायगा पावर प्लांट या कायगा नेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये आपका, ये आपका कायगा है आपका कर्नाटक के अंदर, कायगा एक जगह है कर्नाटक के अंदर। थर्ड भी आपका मैच है करेक्टली। नरोरा आपका कहाँ पर है, नरोरा है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक नरोरा नाम की जगह है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्या, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो करेक्ट कौन सा हो गया, 2 3 4, ठीक है, 2 3 4, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट तारापुर नहीं होगा, तारापुर का अरुणाचल प्रदेश में नहीं, दैट्स इन महाराष्ट्र, तारापुर जो जगह है यहाँ पर, ठीक है। कुछ और न्यूक्लियर पावर प्लांट की हम बात करें अगर जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका है ककरपार, ककरपार या ककरपारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एटॉमिक पावर स्टेशन है, ये ककरपार जगह है, ककर नहीं ककरा पार, सॉरी ककरा पार, ककरा पार जो जगह है गुजरात के अंदर, ठीक है, वहाँ पर है, गुजरात के अंदर है ये, ठीक है। और कुंडलकुलम एक जगह है, कुंडलकुलम, कुंडलकुलम, ठीक है, कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो कुंडलकुलम जगह है आपकी तमिलनाडु के अंदर है, ये आपका देखने को मिलता है, ठीक है। और एक और आता है आपका
आई थिंक मद्रास, हाँ तमिलनाडु से एक और आता है मद्रास, एक है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, कलपक्कम के अंदर है, ये है कलपक्कम के अंदर, कलपक्कम के अंदर है ये भी आपका तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। और एक गोरखपुर एटॉमिक पावर स्टेशन, देखिए गोरखपुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, गोरखपुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये है आपका फतेहाबाद, फतेहाबाद हरियाणा के अंदर, ठीक है। ये नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर एटॉमिक पावर स्टेशन की हम बात कर रहे हैं, तो दैट विल बी इन द फतेहाबाद, जो हरियाणा में हिसार और सिरसा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बीच में पड़ता है, वहां पर है ये आपका, ठीक है। प्रपोज्ड है, बना नहीं है, अभी एक्टिव नहीं है, दिस वाज प्रपोज्ड, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4 ओनली आर द करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज बीन गिवन इंडियाज बेस्ट मेराइन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड, भारत का बेस्ट मेराइन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड किस डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है, ठीक है। तो देखिए एक दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड फिशरी डे, ठीक है, वर्ल्ड फिशरी डे मनाया जाता है आपका 21 नवंबर को, 21 ऑफ नवंबर को हर साल हम मनाते हैं। और ये जो डे है, इवेंट है बेसिकली, इस पे एक सेरेमनी अवार्ड मतलब जो प्रोग्राम आयोजित किया गया था, वो आयोजित किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के द्वारा ये आयोजित किया गया, कहाँ पर, भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर कहाँ पर, उड़ीसा के अंदर, ठीक है। जहाँ पर बालासोर जो डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा का जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट है, उसे अवार्ड मिला बेस्ट मैराइन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया बालासोर, बालासोर कहाँ है, उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा के अंदर, ठीक है। अब ये तो हो गया भाई कंट्री का, साथ में अगर जो हम बात करें भाई देश का, तो हो गया भाई बेस्ट हमारा बालासोर। अगर जो हम बात करें बेस्ट मैराइन स्टेट कौन सा है, दैट इज आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो है वो क्या रहा आपका, बेस्ट स्टेट रहा, मैराइन स्टेट रहा है, ठीक है। इसमें बेस्ट इनलैंड स्टेट अवार्ड जो है वो किसने जीता, बेसिकली इन द फील्ड ऑफ, हम फिशरीज के बारे में बात कर रहे हैं, इनलैंड स्टेट जो है बेस्ट वो रहा आपका तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना के साथ कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर आपका समुद्र कोस्ट नहीं जुड़ता, इनलैंड है, बिल्कुल लैंडलॉक स्टेट है आपका एक तरीके से, ठीक है। अब ये तो स्टेट हो गया। अगर जो हम बात करें बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट की, बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड जाता है बालाघाट को, बालाघाट कहाँ पर है, एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर है बालाघाट को, ठीक है। और अगर जो हम नॉर्थ हिली एरियाज की बात करें, बेस्ट हिली एरियाज या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, तो वहाँ पर जो अवार्ड मिलता है ये दिया जाता है त्रिपुरा को और असम को, ठीक है, त्रिपुरा एंड असम को, ठीक है। अब एक्चुअली देखिए बेस्ट, ये जो हम बेस्ट मैराइन वगैरह ये सब चीज़ें जो आयोजित कर रहे हैं, तो इसमें क्या एक्चुअली उद्देश्य रखा गया है एक, ठीक है, इंडिया ने एक एम रखा है कि उसे अपना एक टारगेट अचीव करना है, ठीक है। और वो टारगेट क्या है, वो टारगेट अचीव करना है कि भाई 2024-25 तक, मतलब इस सेशन तक, ठीक है, इंडिया जो है प्रोड्यूस करेगा 22 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ फिशेज, मतलब 22 मिलियन टन मैट्रिक टन की जो फिशेज हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो इंडिया करेगा, ठीक है। और करेंट टाइम पे अगर जो हम बात करें तो इंडिया जो है सेकंड ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा, सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है किसका, फिशेज का, इन दुनिया के अंदर, थ्रू द एक्वा कल्चर, ये वर्ड आपने सुना होगा, एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर इज अ मेथड जिसके अंदर हम फिशरीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन तो हम करते ही हैं सेकंड नंबर पे, और फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया जाता है फिशेस बाहर के देशों में भेजी जाती है, उनमें से हम चौथी रैंक पर आते हैं, ठीक है। दुनिया का 7.7% जो फिश प्रोडक्शन है वो कहाँ से होता है, भारत से होता है, ठीक है। और इस जो फिशरी इंडस्ट्री है, मछुआरा या फिश इंडस्ट्री, इससे रिलेटेड जो लगभग आप कह लीजिए कि 2.8 करोड़ लोगों को, और राउंड फिगर में हम करें 3 करोड़ लोग जो हैं इससे जुड़े हुए हैं, 3 करोड़ लोगों को जो है इससे व्यवसाय मिलता है, रोजगार मिलता है। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, इट्स अ बिग इंडस्ट्री, फिशरी इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन जो था आपका मेराइन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड ये मिला है बालासोर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें पूछा गया कि व्हाट आर द डोल ड्रम्स। डोल्ड डोल्ड ड्रम सॉरी डोल ड्रम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है, डोल ड्रम्स जो होते हैं ये एक तरीके की बेल्ट होती है। दीज आर द बेल्ट जो कन्वर्ज करती है विंड्स को और ऊपर ले जाती है, राइज ले जाती है एयर पे, ठीक है। मतलब देखिए एक बेल्ट है, लेयर है जो एयर को, जो हवा को राइज करती है, मतलब जमा करती है और फिर ऊपर की तरफ ले जाती है, और अर्थ के इक्वेटर का जो पार्ट है उसके आसपास में उसे एनसर्कल कर देती है विद इन द ITCZ। जो ITCZ क्या होता है, ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है, ठीक है। ITCZ इसके आसपास में उसे जमा कर देती है, ठीक है। और ये जनरली इंडियन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन जो है वहाँ पर स्लाइटली नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर के आसपास जो है, थोड़ा सा ऑफ अफ्रीकन या सेंट्रल अमेरिकन वेस्ट कोस्ट के आसपास जो है आपको देखने को मिलती है। देखिए आप सिंपली आप समझे ना, तो जो आपका अर्थ है, अर्थ का जो इक्वेटर का पार्ट है इसके आसपास में जो ये एक तरीके की बेल्ट आपको देखने को मिलती है एयर की और विंड्स की, ठीक है, जिसे कहते हैं डोल्ड्रम। और ये डोल्ड्रम को एक और नाम से जाना जाता है, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल काम। इक्वेटोरियल काम के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या स्टेटमेंट है, ओशन वेयर साइक्लोनिक नहीं, एंड हाई प्रेशर सब कॉर्डिनेट बिल्कुल नहीं, बेल्ट ऑफ रीजन इक्वेटोरियल रीजन वेयर प्रिवेलिंग ट्रेड ऑफ विंड्स मीट, ठीक है। देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन जो है आपका, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेल्ट ऑफ काम रीजन। जहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, जहाँ पर ट्रेड के लिए बेसिकली व्यापार के लिए, जो देखिए व्यापार के लिए जो शिप्स सेल करते हैं ना, वो मोस्टली कहाँ इक्वेटर के आसपास में सेल करते हैं। वो ऐसा नहीं कि भाई वो अटलांटिक या अंटार्कटिका में जाके वहाँ पर सेल करते हैं, नहीं, वो इक्वेटर लाइन जो है उसके आसपास से ही होकर गुजरना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो विंड्स हैं, हवाएं हैं, वो उनको प्रॉपर एक मूव या रास्ता या पाथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है ये, ठीक। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के, जो हम कर रहे हैं UPPSC प्रीलिम्स, ठीक है, उसके लिए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6। आई होप सो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, देखिए ज्योग्राफी है तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हमें नहीं पता होते, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझ में आ जाता है, ओके। नहीं आता तो रट डालिए। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना लाइफ में हमारे साथ में, जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, इनिशियली हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, लेटर हमें बाद में जब हम थोड़ा सा और ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं तब हमको समझ में आती है। तो जब इनिशियली आपको चीज़ें समझ में ना आए तो उन चीज़ों को एज इट इज़ याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए हमारा मेन फोकस क्या है, एग्ज़ाम क्लियर करना, प्रीलिम्स को खास तौर पे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।